हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पजल ख़त्म कर चुके थे फाइनली। आज हम लोग आंकड़ों की पर्याप्तता, डाटा सफिशिएंसी, ये हर चैप्टर में एक क्वेश्चन कहीं से भी इसमें पूछा जा सकता है। ये हर चैप्टर से लिंक होता है, ठीक है। अगर उसमें डाटा अधूरा है तो उसी से ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ होता है। ये कोई नया चैप्टर नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसके बारी बारी से क्वेश्चन देखिए, आपको खुद ही समझ जाइएगा आप कि ये क्या है। डेटा सफिशिएंसी आमतौर पे इस चैप्टर को लोग पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन ये एक प्रॉपर एक चैप्टर होता है। और क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं, सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय लेके निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए सही है, ठीक है। प्रश्न पी एन के और जे में से किसे उच्चतम भुगतान प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए दो कथन दिया हुआ है यहाँ पे। एक कथन है पहला कथन में बोल रहा है पी के और जे से अधिक कमाता है, तो पी के और जे से अधिक कमाता है तो पी को के और जे से तो अधिक दिखा दिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, दूसरा कथन है कि एन के से ज़्यादा कमाता है। दूसरा कथन है यहाँ पर एन के से ज़्यादा कमाता है, तो एन को भी के से ज़्यादा कमवा दिए। इसके बाद क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि किसे उच्चतम भुगतान प्राप्त होता है, तो क्या अभी हम बता सकते हैं कि किसे उच्चतम भुगतान प्राप्त होगा? हम कहेंगे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि के और जे तो ठीक है, आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि के और जे सबसे ज़्यादा इसको पैसा नहीं मिल रहा है भुगतान। लेकिन पी और एन में हमें पता नहीं है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा भुगतान किसे हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर या तो पी होगा या तो एन होगा, तो हमारे पास डेटा पूरा नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, पहला में क्या है, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, तो पर्याप्त नहीं है, पहला गलत हो गया। कथन 1 और 2 दोनों अपर्याप्त है, तो बिल्कुल दोनों जो है अपर्याप्त है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सी में है केवल कथन 1 पर्याप्त है, बिल्कुल नहीं। कथन 2 पर्याप्त है, बिल्कुल नहीं। 1 और 2 मिला करके भी यहाँ पर अपर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। दोनों मिला करके भी हम आंसर नहीं दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करके निर्णय लें कि प्रश्न के उत्तर के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। दिए गए कथनों में सन की कूट संख्या प्राप्त करें। देखिए SUN का क्या निकालना है हमें, कूट, अर्थात इसके लिए क्या कूट भाषा इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए पहला कथन है, पहला कथन में क्या दिया हुआ है, गन दिया हुआ है GUN, और गन को क्या लिखा जा रहा है HUN। गन को क्या लिखा जा रहा है HUN। एक और लाइन लिखा हुआ है TUN को लिखा जा रहा है UUN। TUN को क्या लिखा जा रहा है UUN, ये पहला लाइन में। तो आपको इतना दिखना चाहिए कि ये UN सेम टू सेम यहाँ उतरा हुआ है, ये UN यहाँ भी सेम उतरा हुआ है, ये UN यहाँ भी सेम उतरा हुआ है, ये UN यहाँ भी सेम उतरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद G और H में बात करें तो G के बाद H आता है, अर्थात +1। अल्फ़ाबेट में ये सब चीज़ बहुत ही बारीकी से पढ़ चुके हैं, ठीक है। T के बाद U आता है, T के बाद भी +1 किया गया है, तो इसका मतलब है कि पहले लेटर में क्या किया जा रहा है, +1 किया जाता है। तो S के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 करना होगा S के लिए। तो S के बाद क्या होगा, S के बाद T आता है, तो यहाँ पे T हो जाएगा, ठीक है। और UN के जगह पे फिर से UN ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी आंसर निकालना नहीं होता है, बस आपको ये समझना होता है क्या आंसर निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, और यदि आंसर निकल सकता है तो किस किस कथन का इस्तेमाल करके निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 कथन हो, 3 कथन हो, 4 कथन हो, तो देखना बस यही होता है कि आंसर निकल सकता है या नहीं निकल सकता, और यदि निकल सकता है तो किस किस कथन का इस्तेमाल होगा उस आंसर को निकालने में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला ही कथन से हमें सन का कोडिंग मिल गया। दूसरे लाइन में क्या है कि सन पूर्व से उदय होता है। इस लाइन का क्या मतलब है कोड से, कि सन पूरब से निकलता है, कोई मतलब नहीं है, पूरब से उदय होता है, तो इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर पहला लाइन क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है देखते हैं, ना तो कथन 1 ना ही कथन 2 पर्याप्त है, गलत बात है, आंसर निकाला जा सकता है। केवल कथन 2 पर्याप्त है, नहीं, 2 से तो हम कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद है केवल कथन 1 पर्याप्त है, तो बिल्कुल कथन 1 पर्याप्त है, सिर्फ और सिर्फ कथन 1 पर्याप्त है, केवल कथन 1 पर्याप्त है। डी नंबर में क्या है, दोनों कथन 1 और 2 पर्याप्त है, गलत बात है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर में है दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। T, V और W में सबसे बड़ा कौन है। देखिए पहला कथन यहाँ पे दिया हुआ है T W से बड़ा है, तो T W से बड़ा है तो मतलब होगा कि T W से बड़ा है, ये पहला कथन हो जाएगा। दूसरा कथन बोल रहा है कि W V की बड़ी बहन है, तो W V की बड़ी बहन है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को मिला देंगे हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं कि T W
भी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें दोनों ही कथन का इस्तेमाल करके हम ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा इसमें टी है। तो इसमें ये हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त हैं आंसर निकालने के लिए, और 1 और 2 दोनों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें आंसर निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 4 नंबर, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कौन सा शब्द कूट भाषा में मैंगो का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। आई लव मैंगो, ई ला मांगे, इसको लिखा गया है ई ला मांगे। उसके बाद लिखा गया है आई लव ऑरेंज, ई ला ऑरेंज। तो इन दोनों ही लाइन में आप एक चीज़ ध्यान देंगे, ऐसा मत सोचिए कभी भी इसमें ये नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए आई लव कुछ भी लिखा हुआ, आई लव इंडिया लिखा हुआ है, और इसको अगर कूट भाषा में ये लिखा हुआ है कि टा बा जा, अगर इसको ये लिखा तो कभी भी ये मत सोचिएगा पहला वाला इसके लिए होगा, दूसरा वाला इसके लिए होगा, तीसरा वाला इसके लिए होगा, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। कुछ भी किसी के लिए हो सकता है आई के लिए ये आए, लव के लिए ये आए, इंडिया के लिए ये आए, कुछ भी किसी के लिए भी हो सकता है, आगे पीछे से इसमें कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि हमें इक्वेशन, जैसे मैथ्स में इक्वेशन होता था ना कि इसके बराबर इसका, तो दूसरा इक्वेशन से 1 और इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग बताते थे। जैसे मान लीजिए कि ऐसा होता था ना x + y = 5 होता था, फिर x = 3 हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग ये कह सकते हैं कि y = 2 होगा क्योंकि x = 3 है, ठीक है। ये हमें पता चल गया, तो y = 2 ही होगा, तभी 3 और 2 को जोड़ के 5 होता था, ठीक है। इस तरह से हम लोग बचपन में सवाल बनाते थे। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन जो होगा 1 और 2, या इसको एक इक्वेशन मानते थे, इसको 2, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते थे। यहाँ भी कंपेयर किया जाता है। जैसे आप पहला लाइन में देखिएगा आई लव है, यहाँ भी आई लव है, तो यहाँ पर ऐसा 2 वर्ड होगा जो एक जैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ई और ला, यहाँ भी ई और ला, तो इसका मतलब है कि आई और लव जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई और लव, इसके लिए क्या आया हुआ है, ई और ला। लेकिन ये नहीं पता है हमें कि आई के लिए ई है या आई के लिए ला है। हो सकता है आई के लिए ला हो और लव के लिए ई हो, ये भी हो सकता है कि आई के लिए ई हो और लव के लिए ला हो, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। लेकिन ये क्लियर हो गया कि इन दोनों के बाद बचा क्या, पहले लाइन में, पहले इक्वेशन में देखिएगा कि मैंगो जो बच गया, तो जो बच गया जाहिर सी बात है वो मांगे के लिए आएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है MANGE मांगे, तो यहाँ पर जो आंसर निकाला जा सकता है उसके लिए हमें दोनों कथनों का उपयोग करना जरूरी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है आंसर निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। RRB ALP 2018 क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। देखिए ये वाला जो लाइन है ना, ये आपको हर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, डाटा सफिशिएंसी। जब भी डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये वाला लाइन आपको हर जगह दिया हुआ रहेगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में नहीं भी रहे तो एग्जाम में आपका रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन तो बुक से लेते हैं ना। तो होता क्या है वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि 1 से 8 तक के जितने भी क्वेश्चन है उसका एक ही बार में निर्देश दे देता है कि दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निर्णय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है, ठीक है। तो जहाँ पर भी ये लाइन नहीं दिया हुआ है वहाँ पे समझ लीजिएगा आपको ये लाइन दिया हुआ है कि कौन सा कथन पर्याप्त है, आपको ये बताना है। चलिए आंसर देख, क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है। स्वाति के बारे में पूछ रहा है, नमिता से कैसे संबंधित है। और यहाँ पर 2 वाक्य दिया हुआ है, 2 कथन। पहला कथन के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो स्वाति का पति है कोई, स्वाति का पति है, स्वाति का पति, ठीक है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर कि कोई भी नाम ले सकते हैं आप, जैसे कि रोहन, सोहन, मोहन, कुछ भी नाम भी ले सकते हैं, नहीं भी लेते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, स्वाति का सिर्फ पति लिख देते हैं, नाम लिख के क्या करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्वाति का पति, और उसके बाद क्या बोला कि नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है। अब एक नमिता है, ठीक है, कौन है, नमिता। नमिता की जो माँ है ना, नमिता की कौन है, जो माँ है, इसका इकलौता पुत्र कौन है, स्वाति का पति। तो यहाँ से आप ये मत देखिए कि आप रिश्ता जोड़िए कि स्वाति अब नमिता को क्या बोलेगी, मौसी, फुआ, चाची, नानी, दादी, ये आपको नहीं निकालने बोल रहा है। वो आप ब्लड रिलेशन में निकालते हैं, यहाँ नहीं निकालना है हमें बस इतना जानना है क्या इस डेटा से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि स्वाति नमिता की कौन लगेगी। तो आप बोलिए बिल्कुल निकाल सकते हैं, रिश्ता क्लियर है। स्वाति के हस्बैंड की माँ की बेटी, स्वाति की कौन हो जाएगी, ये ननद हो जाएगी, ठीक है। हालांकि निकालना नहीं है हमें, तो हमें बस इतना देखना है कि रिलेशन क्लियर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्लियर रिलेशन बन रहा है, तो हम लोग
एक नंबर वाक्य का इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा कथन क्या है, पहला कथन से तो आंसर निकाला जा सकता है, स्वाति का भाई, अब फिर से स्वाति जी आई और स्वाति का भाई कोई है, स्वाति का भाई के बारे में बोल रहा है, और नमिता का पति, नमिता का पति, यहाँ पे पति है, ये पति किसका है, नमिता का। ठीक है, देखिए इसको अरेंज में हम लिख भी नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आंसर निकालना नहीं है। ब्लड रिलेशन में तो सब कुछ हम लोग देख के निकालते हैं कि क्या बोलते हैं, जनरेशन सही हो, ऊपर नीचे प्लस माइनस सब कुछ देख के निकालते हैं। यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है प्लस माइनस ऊपर नीचे पति पत्नी लिख करके, बस आप चेक कीजिए कि लिंक जुड़ रहा है कि नहीं है। लिंक जुड़ रहा है तो रिश्ता तो निकलेगा ही कुछ ना कुछ। अगर आपके दियाद में कोई भी बोल दिया कि आपके भाई का, मामा का, चाचा का, नाना का, लड़का का, बेटा का भाई जो है मोहन है, तो भैया रिश्ता तो है। अब रिश्ता क्या है ये हमें नहीं पता, रिश्ता लेकिन कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा लाइन बोला गया है, स्वाति का भाई, नमिता का पति, चचेरा भाई या ममेरा भाई है। ठीक है, तो पक्का है कि इन दोनों में कोई ना कोई रिश्ता तो होना ही होना है। और रिश्ता अगर इन दोनों में होना है तो हम लोग यहाँ से स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है जो पूछ रहा है, कैसे संबंधित है मतलब क्या रिश्ता है, तो हम लोग रिश्ता निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा कि एक से भी आंसर निकाला जा सकता है और दो से भी आंसर निकाला जा सकता है। तो अब देखिए ऑप्शन, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। बिल्कुल ये पर्याप्त है, अभी ठीक बात है, अभी के लिए आंसर यही हो जाएगा अगर और कोई ऑप्शन सही नहीं लगेगा तो। आगे बढ़ते हैं, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 अकेला पर्याप्त है। ठीक बात है, 2 अकेला पर्याप्त है, ये सही लाइन लिखा गया है। लेकिन लिखा गया उसके बाद जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है, ये गलत हो गया। 1 भी पर्याप्त है, 2 पर्याप्त है तो 1 भी पर्याप्त है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया 1 पर्याप्त नहीं है, तो गलत बात है। सी नंबर ऑप्शन में क्या है, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो 1 या तो 2 पर्याप्त है, ये हमारे लिए एकदम सही है। ठीक है, या तो आप 1 से आंसर निकाल लीजिए या तो आप 2 से आंसर निकाल लीजिए, दोनों में से ही किसी से आंसर निकल जाएगा, यही बोल रहा है सी नंबर ऑप्शन में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राजू का मनोहर से क्या संबंध है, और पहले ही बता दिया था आपको, जिस ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो उसमें आपको समझ लेना है कि यही पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन का जरूरत है आंसर निकालने के लिए, पहले ही बता दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला परमीला राजू की पत्नी रश्मि की सास है। परमीला जो है राजू की पत्नी रश्मि की सास है। ठीक है, कोई राजू है, पहला कथन में क्या बोला, राजू है, इसकी पत्नी है कोई। अब राजू की जो पत्नी है वो रश्मि की सास है, ये क्या है, रश्मि की क्या है, सास है। राजू की पत्नी किसकी सास है, रश्मि की सास है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राजू का मनोहर से क्या संबंध है, तो राजू और मनोहर, यहाँ तो मनोहर आया ही नहीं। जब मनोहर नहीं आया तो इसमें सिर्फ 1 से तो आंसर निकाल नहीं सकते हम। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, परमीला का भाई राजू का मैटरनल अंकल है। मैटरनल मतलब समझते हैं, इंग्लिश वाला सब मैटरनल बोलता है, मामा को मैटरनल बोलता है, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल लंबा चौड़ा नाम बोलता है, हिंदी में ठीक है मामा, सीधा क्लियर। तो मैटरनल अंकल किसको बोलते हैं, मामा को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमीला का भाई राजू का मैटरनल अंकल है, परमीला का भाई, तो एक परमीला है कोई, माफ कीजिएगा यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, परमीला राजू की पत्नी रश्मि की सास है, परमीला राजू की पत्नी रश्मि की सास है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गया। ठीक है, राजू की पत्नी जो है, ठीक है, राजू की पत्नी का नाम है रश्मि, राजू की पत्नी का नाम क्या है, रश्मि। ठीक है, और इसकी सास कौन है, परमीला है, इसकी सास कौन है, परमीला। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क हमें पड़ेगा नहीं। ठीक है, राजू का मनोहर से क्या संबंध है, बस यही निकालना है। चलिए इसके बाद देखते हैं, परमीला का भाई राजू का मैटरनल अंकल है। परमीला का भाई जो है राजू का मैटरनल अंकल है, तो परमीला का भाई, तो परमीला का पहले तो भाई कर देते हैं, इसके बाद ये किसका अंकल है, राजू का मैटरनल अंकल है। तो राजू का, तो पक्का बात है कि राजू यहाँ पे होगा, तो राजू की माँ परमीला हो जाएगी और माँ का भाई कौन हो जाएगा, राजू का मामा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे खींचे ऐसे करके कि राजू की माँ परमीला होगी, फिर यहाँ पे भी खींचे ऐसे कि ये जो भाई है ये राजू का मामा है, जरूरत नहीं है उसका आपको, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे हमें रिश्ता नहीं निकालना है। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में इसमें समय बर्बाद मत किया कीजिए। तीसरा क्या बोला, परमीला का पति मनोहर का एकमात्र पुत्र है। अब देखिए तीसरा लाइन में एक और बात बोला कि परमीला का जो पति है, परमीला का क्या है, पति, कोई परमीला का पति है। ठीक है,
वो मनोहर का एकमात्र पुत्र है। यहाँ पे कोई मनोहर भाई साहब होंगे। मनोहर का पुत्र कौन है? प्रमिला का पति। अर्थात मनोहर जी की जो बहू है वो कौन है? प्रमिला है। मनोहर जी की बहू कौन है? प्रमिला है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था कि राजू का मनोहर से क्या रिश्ता है। देखिए, राजू का प्रमिला से रिश्ता हमें पता है, राजू का हमें प्रमिला से रिश्ता पता है। अगर प्रमिला से मनोहर का रिश्ता जिस भी लाइन में क्लियर हो जाए तो हम लोग राजू से मनोहर का भी रिश्ता निकाल लेंगे। तो आप पहला दूसरा लाइन में देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? 1 और 2। क्या 1 और 2 में कहीं भी मनोहर है? 1 और 2 में कहीं भी मनोहर का जिक्र है तो हम लोग रिश्ता कहाँ से निकालेंगे जब 1 और 2 में मनोहर का जिक्र ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गया। 1 और 3 से निकाला जा सकता है क्या? 1 और 3 से, 1 और 3 से देखिए, राजू, रश्मि, प्रमिला और उसके बाद प्रमिला का पति मनोहर निकाला जा सकता है। 1 और 3 से निकाला जा सकता है। ये ऑप्शन अभी आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे आंसर नहीं बताना है, बेस्ट आंसर क्या होगा वो बताना है, ठीक है, क्या सबसे सही संभावना होगा। तीसरा उसके बाद बोल रहा है 3 और या तो 1 या 2। देखिए 3 के साथ बोल रहा है 3 और 1 हो जाए, ये दोनों एक साथ, या तो 3 और 2 एक साथ, ठीक है, इन दोनों के एक साथ। तो बिल्कुल ये आंसर यहाँ पे हमारा सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है? 3 में से कोई भी 2। तो 1 और 2 तुरंत देखें, कोई भी 2 तो नहीं आंसर आ रहा था, ये भी नहीं होगा। आंकड़े अपर्याप्त है, गलत। तो अब बच गया हमारे पास 2 ऑप्शन, बी और सी। बी भी सही है लेकिन बी आधा सच है। बी क्या है? हमारा आधा सच है। लेकिन सी क्या है? हमारा पूरा सच है। देखिए 3 और 2, 3 और 1 को देखिएगा तो आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 3 और 1 को देखिएगा तो आंसर हम निकाल सकते हैं, 3 और 1 को, क्योंकि राजू का प्रमिला से रिश्ता पता है, प्रमिला का मनोहर से रिश्ता पता है। तो राजू के थ्रू जाएंगे प्रमिला के रिश्ता तक, प्रमिला के रिश्ता से मनोहर के रिश्ता तक, तो हम लोग पहुंच जाएंगे मनोहर के रिश्ता तक। निकालना नहीं है हमें, ठीक है, बस इतना समझना है कि चेन बना हुआ है, जैसे भी बना हुआ है चेन बना हुआ है, हम लोग पहुंच जाएंगे। दूसरा उसके बाद बोल रहा है कि 3 और 2, 3 और 2 से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी राजू और प्रमिला में रिश्ता क्लियर है। और जब प्रमिला में रिश्ता क्लियर है तो प्रमिला से मनोहर पहुंच जाएंगे हम लोग। तो 3 और 2 से भी निकाला जा सकता है, 3 और 1 से भी निकाला जा सकता है। तो सी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, 3 और या तो 1 या तो 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ए बी सी डी और ई में से सबसे कम अंक किसे मिले? ए बी सी डी ई में से सबसे कम अंक किसे मिले? तो देखिए बी को केवल ई से कम अंक मिला, ठीक है। देखिए 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। मान लीजिए 1 नंबर को सबसे ज़्यादा अंक मिला, ठीक है, जो फर्स्ट करेगा सबसे ज़्यादा अंक उसी को मिलेगा। अगर पहला लाइन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहला लाइन में कि बी को जो है केवल ई से कम अंक मिले, अगर बी को बोल रहा है कि सिर्फ ई से कम अंक मिला है तो इसका मतलब है कि बी सेकेंड टॉपर है। अगर सेकेंड कभी भी बोले कि हम सिर्फ तुमसे पीछे हैं बाकी सब मेरे पीछे है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो लड़का जो बोल रहा है ना कि हम सिर्फ तुमसे पीछे है, तो वो फर्स्ट किया है और वो सेकेंड किया है, तभी वो सिर्फ उससे पीछे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे कम अंक किसको मिला है। सबसे ज़्यादा तो ई को मिला है, ये क्लियर हो गया पहले ही लाइन से। अगर ज़्यादा पूछता तो सिर्फ डेटा 1 से ही क्लियर हो जाता कि ई क्लियर है। इसके आगे बढ़ते हैं। ए को डी और सी से अधिक अंक मिले, ए को जो है डी और सी से अधिक अंक मिले, तो ए जाहिर सी बात है यहाँ पर होगा। इसको किससे किससे अधिक अंक मिला है? डी और सी से। तीसरा लाइन में क्या बोल रहा है? ए को बी से कम अंक मिले, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो ऐसे भी पता चल जाएगा, ऊपर वाले लाइन से भी क्लियर पता चल रहा था, ठीक है। ए को क्या है? बी से कम अंक मिले हैं, ए को क्या है? बी से कम अंक मिले हैं, ये तीसरा लाइन हो गया। ए को क्या है? बी से कम अंक मिला हुआ है। अब इसके बाद क्या है हमारा? बोल रहा था सबसे कम अंक किसको मिला है। क्या आप यहाँ से बता सकते हैं सबसे कम अंक किसको मिला है? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि डी और सी में हम लोगों के पास ये पता नहीं है कि सबसे कम अंक किसको मिलेगा। डी और सी में सबसे कम अंक किसको मिला हमें नहीं पता है। सबसे ज़्यादा अंक ई को मिला है ये पता है, उसके बाद बी को मिला ये भी पता, तीसरे नंबर पे ए है ये भी पता है, लेकिन डी और सी में यहाँ पे कोई डेटा नहीं है हमारे पास कि डी और सी में सबसे ज़्यादा अंक किसको मिला है और कि कम अंक किसको मिला है, ठीक है। अगर इन दोनों में पता होता तो हम बता देते कि सबसे कम अंक किसको मिला है। तो यहाँ पर जो ये आंसर हो जाएगा ई नंबर, आंकड़े अपर्याप्त है अर्थात आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पी के कितने पुत्र हैं। देखिए पुत्र मतलब सबसे पहले समझिए, पुत्र मतलब बेटा होता है, बेटी नहीं, ठीक है। तो जितना पुत्र के बारे में पूछ रहा है बस वही निकालते हैं। चलिए बनाते हैं इसको। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2007 का क्वेश्चन है। पहला कथन क्या है हमारा? पी एफ बी की बहन है। एफ जो है बी की बहन है, तो एफ तो बहन हो गई, माइनस कर देते हैं। दूसरा कथन क्या बोल रहा है? दूसरा कथन बोल रहा है बी डी और ई का भाई है।
बी जो है डी और ई का भाई है। देखिए डी और ई का भाई है तब, लेकिन ये नहीं बताया कि डी और ई जो है भाई हो गए कि बहन हो गए। डी और ई कुछ भी हो सकता है, बस बी जो है इन दोनों का भाई है। डी अगर बहन होगी तब भी बी भाई होगा, डी अगर भाई होगा तब भी बी भाई होगा। ई के साथ भी वही कहानी है। इसके बाद बोल रहा है कि पी की पत्नी के डी की माता है। तीसरा कथन क्या बोल रहा है, पी की पत्नी जो के है, पी की पत्नी, ठीक है, पी की पत्नी जो के है वो किसकी माता है, वो डी की माता है, डी की माता है। ठीक बात है। तो डी के बारे में यहाँ भी क्लियर नहीं किया कि डी कौन है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि पी का कितना पुत्र है, तो पी तो बाप है, ये बात क्लियर बात है। पी का पुत्र कितना होगा, तो देखिए पुत्र अगर बच्चा पूछता कितना बच्चा होगा तो हम लोग बता देते कि एक बच्चा होगा डी, दूसरा बच्चा कौन होगा, दूसरा बच्चा होगा यहाँ पर देखिए पूरा फिगर ही बना देते हैं। पी ऐसे होगा, के यहाँ होगा, ठीक है, नीचे क्या है हमारा डी है, ठीक है। डी के बाद क्या हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो बी हमें पता है कि बी भाई है, एफ हमें पता है कि एफ बहन है, लेकिन इसके बाद हमें डी और ई के बारे में हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि ये दोनों कौन है। डी और ई के बारे में हमें यहाँ पे नहीं पता है कि ये दोनों कौन है। तो हम लोग सिर्फ ये बता सकते हैं कि पी और के को 4 बच्चा है, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कितना पुत्र है। हो सकता है कि 3 पुत्र हो जाए 1 बहन हो जाए, हो सकता है कि 2 पुत्र 2 बहन हो जाए, हो सकता है कि 3 बहन 1 पुत्र हो जाए। तो यहाँ पर जो आंकड़ा है वो अपर्याप्त है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ बेटा के बारे में पूछा है कितना पुत्र है, तो नहीं बता सकते हम लोग। बच्चा के बारे में पूछता तो हमारे पास आंसर था, बच्चा कितना होगा, 4 बच्चा होगा टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोड भाषा में गोन कैसे लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। गोन आर द डेज, गोन आर द डेज को लिखा गया है डा ना टा पी, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीओ 2007 का क्वेश्चन है। उसके बाद बोला है फ्यू डेज आर देयर, फ्यू डेज आर देयर को लिखा गया है का टा ना हा, ठीक है। उसके बाद है द न्यू बुक इज़ गुड, द न्यू बुक इज़ गुड, इसमें लिखा गया है जा सा पी रानी, ठीक है। तो इसमें अब बोल रहा है गोन कैसे लिखा जाएगा, गोन के लिए कौन कौन सा जरूरी होगा सेंटेंस। देखिए गोन सबसे पहला बात कहाँ है, गोन सिर्फ सबसे पहले लाइन में है, ठीक है। इसके बाद गोन कहीं भी नहीं है, गोन इसके बाद कहीं भी नहीं है। तो और कौन कौन सा लाइन मैच कर रहा है वो देख लीजिए आप। क्या द कहीं और पे है, ये जो दी है ये दी कहीं और है, तो आप बोलिए बिल्कुल दी यहाँ पे है। कहाँ पे है दी, दी तीसरे लाइन में है। तो अगर आप पहला और तीसरा को देखिएगा, पहला और तीसरा को, तो दी के बारे में हमें पता चल जाएगा, दी के बारे में पता चल जाएगा। पहला और तीसरा में देखिए क्या मैच कर रहा है, डी ए है तीसरा लाइन में, नहीं है, एन ए है, नहीं है, टी ए है, नहीं है, पी आई है, बोलिए पी आई है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि दी जो है ना, दी के लिए क्या आया है, पी आई आया है। बिहार सचिवालय में इस बार टोटल 5-6 क्वेश्चन पूछा था, ये बिहार सचिवालय में इस बार धुआंधार क्वेश्चन आया था यहाँ से, लेकिन वो आंसर निकालने के लिए आया हुआ था। ये डाटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि दी जैसे इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि दी के लिए कोड क्या होगा, तो आप बताते कि पी आई होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन उसमें आता है, अल्फ़ाबेट वाला में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए डेज मैच कर रहा है, डेज यहाँ भी है और डेज यहाँ भी है, ठीक है। तो डेज मैच कर रहा है, तो देख लीजिए पी आई का तो कहानी ख़त्म हो गया, पी आई का कहानी ख़त्म हो गया, पी आई को भूल जाइए। पी आई के बाद देखिए डेज को हम लोग बता सकते हैं, डेज के बारे में तो बिल्कुल डेज के बारे में बता सकते हैं, दोनों में मैच कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एन ए है, यहाँ पे भी एन ए है, तो डेज के लिए क्या हो जाएगा, डेज के लिए हमारा हो जाएगा एन ए। तो डेज के बारे में भी पता चल गया। उसके बाद क्या है हमारा आर, नहीं डेज के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसी लाइन में आर भी है, इसी लाइन में आर भी है, तो यहाँ भी आर भी है। तो आर और डेज, आर और डेज यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 चीज़ मैच करेगा यहाँ पे, एन ए भी है और देखिए टी ए भी मैच कर गया, तो ये टी ए भी नहीं होगा। तो देखिए ये कंफर्म हो गया कि आर और डेज जो है ये एन ए और टी ए कुछ भी होगा, इन्हीं दोनों में से कुछ होगा, लेकिन क्या होगा हमें नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या मैच कर रहा है, और कुछ मैच कर रहा है क्या, देयर नहीं मैच कर रहा है। तो अब देखिए पहला लाइन में जो गोन था ना, गोन के लिए 3 चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये 3 ठो नहीं होगा, ठीक है। क्या बच गया, डी ए बच गया। तो गोन के लिए हम आंसर तो निकाल लिए, गोन के लिए आंसर क्या निकल गया,
DA निकल गया, लेकिन लाइन जो हम लोग का इस्तेमाल हो गया वो कथन 1 2 3 तीनों को हमें इस्तेमाल करना पड़ा। बिना तीनों का इस्तेमाल किए हुए हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। सिर्फ 1 2 से नहीं निकाल सकते हैं, 1 3 से नहीं निकाल सकते हैं, 2 3 से नहीं निकाल सकते। यहाँ पर जो आंसर निकालने के लिए हमें ज़रूरी है वो होगा 1 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, M N P Q और R में सबसे अधिक आय किसकी है। ठीक है, पहला लाइन में बोल रहा है M P से कम कमाता है। ठीक है, M जो है P से कम कमाता है, तो M को P से कम कमा दिए, P को ज़्यादा बड़ा बना दिए, लेकिन R से कम नहीं कमाता है। ठीक है, तो R से कम नहीं कमाता है तो मतलब है कि R से अधिक कमाता है। देखिए ये लाइन को बहुत ही बढ़िया से रैंकिंग टेस्ट में ये सब लेकिन क्यों किंतु परंतु को समझाए हुए थे। अगर हम बोल रहे हैं कि हम लंबा नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हम नाटे हैं। अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम अमीर नहीं हैं तो हम गरीब हैं। अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम कम कमाते हैं तो इसका मतलब है कि हम कम कमाते हैं। लेकिन अगर हम ये बोले कि हम कम नहीं कमाते तो इसका मतलब है कि हम ज़्यादा कमाते हैं। ठीक है, मतलब यही होता है। तो यहाँ पे अगर ये बोल रहा है कि M जो है R से कम नहीं कमाता है तो मतलब है कि M जो है R से अधिक कमाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कथन क्या बोला यहाँ पे, Q जो है M से अधिक कमाता है। Q वाले भाई साहब हैं जो M से अधिक कमाते हैं। ठीक है, लेकिन N के बराबर नहीं है। ठीक है, जो N के बराबर ये नहीं है। चलिए तो N हो जाएगा यहाँ पे ठीक उसी तरह। उसके बाद क्या बोल रहा है, N जो है M तथा R से अधिक कमाता है। तीसरा लाइन में क्या हो जाएगा, N जो है M और R दोनों से क्या है, अधिक कमाता है। ठीक है, इसके बाद आंसर में क्या बोला था कि सबसे अधिक आय किसकी है। ठीक है, सबसे अधिक आय किसकी है। देखिए यहाँ पे हम नहीं बता सकते हैं सबसे अधिक आय किसकी है। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं पता है। ये पता है कि M सबसे ज़्यादा नहीं कमा रहा है, ये भी पता है कि R नहीं कमा रहा है। ठीक है, ये भी पता है कि Q सबसे ज़्यादा नहीं कमा रहा है, लेकिन P और N में कोई भी डेटा यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि P और N में क्या रिश्ता है। ठीक है, P और N में यहाँ पर क्या रिश्ता है हमें यहाँ पर ये नहीं पता है। और यहाँ पर जब ये नहीं पता है तो हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि P और N में कौन ज़्यादा कमा रहा है। P और N में क्या है, कौन ज़्यादा कमा रहा है। एक सेकेंड, N जो है, अच्छा N जो है M से बड़ा था। चलिए इसको देख लेते हैं एक सेकेंड। N के बारे में तो डिटेल है ही, N क्योंकि M वाला भी तो डेटा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे M वाला भी डेटा है, उसको देखना होगा। Q जो है M से अधिक कमाता है, ये जो लाइन था Q M से अधिक कमाता है लेकिन N के बराबर नहीं है। ठीक है, Q जो है N से अधिक कमाता है लेकिन N के बराबर नहीं है, तो N बड़ा हो जाएगा। उसके बाद N ग्रेटर देन क्या है, M और R है। N ग्रेटर देन क्या है, M और R है। तो निकाला बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता है, कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। P और N के बारे में कोई भी डेटा नहीं है। चलिए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी कथन पर्याप्त नहीं है, अर्थात A नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोड भाषा में रोप का कोड क्या है, तो क्या लिखा गया है, यूज द रोप। उसके बाद है रोप इज स्ट्रेट। तो रोप दोनों में है, देखते हैं कोई ऐसा वर्ड है जो एक ही कॉमन है। तो निक टा रे, उसके बाद यहाँ पे पीई मैच नहीं कर रहा है, डीए मैच नहीं कर रहा है, टीए मैच कर रहा है, सिर्फ टीए और टीए मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पक्का है कि दोनों जगह पे रोप है और दोनों जगह पे यहाँ पे टीए है। तो 1 और 2 से आंसर निकाला जा सकता है, 1 और 2 से आंसर निकाला जा सकता है। पहला तो ये बात पता चला। उसके बाद देखते हैं, और उसके बाद तीसरे लाइन में भी क्या है, ऑलवेज यूज रोप। तो पहला और तीसरा को देखते हैं, पहला और तीसरा को देखते हैं, क्या इससे आंसर निकाला जा सकता है। ऑलवेज यूज रोप नहीं निकाल सकते हैं। बोलिएगा क्यों नहीं निकाल सकते, देखिए यहाँ पे यूज रोप है, यहाँ भी यूज है और रोप है, तो 2 चीज़ मैच कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए आप देख भी लीजिए, यहाँ पे रे है, यहाँ पे टा है, यहाँ भी रे है, यहाँ भी टा है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं बता सकते। 1 और 3 से आंसर नहीं निकाला जा सकता है। उसके बाद क्या है, रोप इज स्ट्रेट, रोप इज स्ट्रेट। तो रोप इज स्ट्रेट, तो इसमें आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। 2 और 3 से आंसर निकाल सकते हैं क्या, 2 और 3 से, 2 और 3 से पहले चेक करते हैं। ठीक है, 1 2 नहीं हुआ, 1 3 नहीं हुआ, अब 2 और 3 से चेक कर लेते हैं। देखिए रोप यहाँ भी है, रोप यहाँ पे, दोनों जगह पे अगर आप देखेंगे तो टा यहाँ भी है और टा यहाँ भी है और कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो 2 और 3 से भी आंसर निकाला जा सकता है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है यहाँ पे, देखिए या तो 1 और 2 या फिर 2 और 3। यहाँ पे क्लियरली एकदम यही लाइन लिखा हुआ है, 1 और 2 या तो 2 और 3।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या तो आप 1 और 2 से निकाल लीजिए, या तो आप 2 और 3 से निकाल सकते हैं। 1 और 3 से तो निकलेगा ही नहीं, गलत बात है। 2 और 3 से निकल सकता है। 1, 2 और 3 से कोई ज़रूरत नहीं है हमें, आंकड़े अपर्याप्त है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, या तो आप 1, 2 से निकाल लो, या तो आप 2, 3 से निकाल लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Q के संदर्भ में P किस दिशा में है? ठीक है, पहला कथन क्या है यहाँ पे, R जो Q के पश्चिम में है, R जो है Q के पश्चिम में है। ठीक है, R जो है Q के पश्चिम में है। दिशा तो आपको पता होगा ना, चलिए फिर से बता देते हैं, दिशा तो बहुत बार बताते रहते हैं हमेशा हम। यहाँ ऊपर में नॉर्थ होता है अर्थात उत्तर, इधर वेस्ट होता है, माफ़ कीजिएगा, इधर ईस्ट होता है अर्थात पूरब, नीचे पे साउथ होता है अर्थात दक्षिण, और इधर क्या होता है, वेस्ट अर्थात पश्चिम। इधर क्या हो जाएगा हमारा, पश्चिम। तो अब बोला अगर पहला वाला कथन में कि R जो है Q के पश्चिम में है, तो Q का पश्चिम किधर होगा, Q का पश्चिम इस तरफ होगा, और यहाँ पे कौन होगा, R होगा। और उसके बाद बोल रहा उससे, तो R से M जो है उत्तर में है, R से M क्या है, उत्तर में है, तो R से M जो है उत्तर में है, तो यहाँ पे कर दिए उत्तर। ठीक है, उत्तर ऊपर की तरफ होता है। उसके बाद दूसरा कथन क्या है, M के पूर्व में P है। दूसरा कथन यहाँ पे बोल रहा है कि M है एक, और M के पूरब में P है। M के पूरब में, पूरब इस तरफ होगा M का, और M के पूरब में कौन है, P है। तीसरा लाइन, फिर एक लाइन बोला, R के उत्तर पूर्व में P है, R के उत्तर पूर्व में P है, R के उत्तर पूर्व में। देखिए ऊपर उत्तर होगा, इधर पूरब होगा, तो इसका कोना में जो होगा यहाँ पे कौन होगा, P होगा। R के उत्तर पूर्व में P है। तो रिश्ता जिससे निकालने बोल रहा था, ये बोल रहा था कि Q के संदर्भ में P किस दिशा में होगा, तो P पक्का पता है कि इसी दिशा में कहीं पे होगा, R के दिशा में। ठीक है, इस दिशा में P कहीं पे होगा। ठीक है, M के बाद यहाँ पर भी M है, R होगा M के नीचे R। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत क्या है कि आप यहाँ पे आंसर नहीं निकाल सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि आंसर तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे आंसर आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पहले आप वो समझिए। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि Q के संदर्भ में P किस दिशा में, अर्थात हमें Q को देखना है। हमें किसे देखना है, हमें Q को देखना है, और ये बताना है कि P किस दिशा में। तो आप सोच रहे होंगे कि पता तो है P किस दिशा में है Q से। ठीक है, अब आपको ज़रा सा हम एक और चीज़ दिखाते हैं, इसी में ज़रा सा हम थोड़ा सा इसको बदलते हैं। ठीक है, ज़रा सा आपको बदल के कहानी दिखाते हैं। यही लाइन को अलग से लिखते हैं, M है ऐसे, यहाँ पे R है। ठीक है, मान लीजिए Q यहाँ पर है, बताया थोड़ी है 5 किलोमीटर दूर है कि 2 किलोमीटर दूर है कि सब बराबर दूरी पर है, यहाँ तो कुछ बोला नहीं गया है, कहीं भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अब मान लेते हैं कि P यहाँ पर हो गया, हम बोलेंगे P यहाँ पर है, हम बोलेंगे P यहाँ पर है, हम बोलेंगे Q के ठीक माथा के ऊपर है, हम बोलेंगे Q के ठीक माथा के पीछे है। सारा दिशा उत्तर पूर्व दिशा है, ये सारा ही दिशा क्या है, उत्तर पूर्व दिशा है। ठीक है, जब भी दिशा का बात होता है, जब भी दिशा का बात होता है, ठीक है, जब भी दिशा का बात होता है, ये नॉर्थ उत्तर होता है, ये ईस्ट होता है। अगर आपको उत्तर पूरब जानना है, जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दिशा होता है, ये सारा ही नॉर्थ ईस्ट होता है। सिर्फ इस लाइन वाला दिशा जो होगा ये ईस्ट होगा, और सिर्फ इस लाइन वाला दिशा जो होगा ये नॉर्थ होगा। इसके अलावा इस बीच में जितना दिशा है, इस बीच में ये लाइन, ये भी नॉर्थ ईस्ट, ये भी नॉर्थ ईस्ट, ये भी नॉर्थ ईस्ट, ये भी नॉर्थ ईस्ट, ये सारा क्या दिशा है, नॉर्थ ईस्ट है। तो हम लोग यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नहीं बता सकते हैं कि Q से P जो है किस दिशा में है, Q से P जो है किस दिशा में है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा आंकड़े अपर्याप्त है। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। जय हिंद, जय भारत।